नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। एक बार फिर आप लोगों के बीच दो मुद्दों को लेकर के, एक तो वोट चोर कौन वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चुनाव आयोग से जवाब मांगा, जेन जी यानी देश के युवाओं का आह्वान किया, युवाओं को ललकारा, युवाओं से पूछा या युवाओं से कहा कि अब आपको देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। एक तो यह मुद्दा है, और दूसरा भारत चौतरफा घिरता जा रहा है। और भारत की बात अगर ना कहें इसे, तो नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरते जा रहे हैं। और ये जो दशा बन रही है, ये जो भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले वोट चोरी की बात तो करेंगे। राहुल गांधी ने देश से आह्वान किया, देश को आवाज लगाई, देश के युवाओं को आवाज लगाई, देश के जेनजी को आवाज लगाई, जिसने नेपाल में का तख्ता पलट दिया। भारत में भी ऐसा ही चाहते हैं राहुल। ये आरोप विपक्ष का है, लेकिन राहुल ऐसा नहीं चाहते और राहुल ऐसा कहते भी नहीं हैं। राहुल ने आपसे, इस देश के युवाओं से, इस देश के जेनजी से, इस सारे देशवासियों से एक ही बात कही कि आप के साथ चोरी हो रही है। और पहले तो आपको चोरी करके निर्धन बना दिया गया, आपको पूरी तरह से लूट लिया गया, और आपके अब अधिकार को भी छीनने की लूट मची हुई है। ये आखिरी लूट है, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज अगर आपके पास कुछ बचा है तो वो है वोट का अधिकार, मताधिकार। आगे चल करके अगर ये भी आपके हाथ से छिन गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे दोस्त, राहुल गांधी ने बड़े विस्तार से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका सार यही निकल कर आता है कि भारत में लोकतंत्र के चारों पाए, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, विधायिका और न्यायपालिका, चारों पाए लगभग जर्जर हो चुके हैं। 3 तो टूट चुके हैं। न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद बाकी है, जिसे यह कहा जा सकता है जर्जर हो चुका है। तो लोकतंत्र खतरे में है, यानी संविधान खतरे में है, यानी देश खतरे में है। तो राहुल गांधी ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी, एसटी, छोटे बड़े सबके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इस देश के युवाओं को भी सोचना पड़ेगा, या इस देश के पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि उनकी क्या भूमिका आगे बनती है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को जगाया हो या ना जगाया हो, लेकिन चोरों की नींद हराम कर दी है। चोरों में भगदड़ मची हुई है। आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखलाई हुई है, और खास करके गुजरात लॉबी, खास करके नरेंद्र मोदी एकदम से सनक की कंडीशन पे आ गए हैं, मतलब सनक गए हैं। ये कंडीशन उनका हो गई है, ये उनकी दशा हो गई है। उनकी बातों से और उनकी व्यग्रता से, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अपने आईटी सेल के द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है राहुल गांधी पर, सोशल मीडिया पर, जो सच को लोगों तक पहुंचाने में अभी तक मदद कर रहा है और कारगर है। आपको पता ही होगा, अगर सिलसिलेवार देखें मेरे दोस्त, तो चारों पाए की बात करें तो मीडिया आपके सामने है। मीडिया डाबर, गोदी और सुपारी बन चुका है। वो आपके सामने है, वो अब छुपा नहीं, वो पूरी तरह से नंगा हो चुका है।
उसका उदाहरण यही है कि राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोदी मीडिया किस तरह से दिखा रहा है, या प्रिंट मीडिया कितनी जगह दे रहा है और नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। ये आप गोदी मीडिया के पतन, यानी एक खंभे को पूरी तरह से चूर चूर हो जाने को देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या है? ब्यूरोक्रेसी के हाल पे अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या हाल है। छोड़िए उसको, ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर बात करनी है तो जो सीधे इस मामले में, इस वोट चोरी के मामले में भी शामिल है, उसकी ही बात कर लें तो चुनाव आयोग इस समय किस भूमिका में है और क्या कर रहा है। ये देश, आप भी हंस रहे हैं, ये देश हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है भारत के चुनाव आयोग पर। ब्यूरोक्रेसी यानी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। रही बात विधायिका की, आपने संसद में देखी कितनी आत्माएं, मृतक आत्माएं घूमती रही संसद में और एक सही उपराष्ट्रपति को नहीं चुन पाए। मैंने आपको उदाहरण से बताया कि टीएन शेषन अगर राष्ट्रपति उस समय बने होते तो एक राष्ट्रपति का पद आज भी मुहर के से आगे नहीं बढ़ पाया है, तो देश को एक सही राष्ट्रपति मिल गया होता उस समय, उस पद की गरिमा आज बदल गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वही बात अभी भी जारी है। यानी विधायिका खत्म हो चुका है, पैसे से चल रहा है, पैसे के लिए चल रहा है, कोई ईमान, कोई धर्म, कोई ज़मीर की बात नहीं है। अगर ज़मीर की बात होती, अगर आत्म मंथन की बात होती, अगर आत्मा की बात होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। न जाने कितनी मृतक आत्माएं भटकते हुए नरेंद्र मोदी को सहारा देकर अभी तक कुर्सी पर बिठाए रखी हैं, आप जानते हैं। अब रह गई जुडिशरी की बात। मैंने जुडिशरी को पूरी तरह से चूर चूर और खत्म नहीं इसलिए कहता क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद उस पर है और कभी कभी वो थोड़ा सक्रिय दिख जाता है, बस उम्मीद बढ़ा देता है लोगों में, इतना ही कहा जा सकता है। वरना तो आपको पता ही होगा कि अगर जुडिशरी एक ऐसा फैसला दे सकती है कि एक ड्रग माफिया, नाम नहीं लूंगा, एक ड्रग माफिया, दुनिया का सबसे बड़ा चोर, भारत सहित दुनिया में न जाने कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं उसके ऊपर, कितने आरोप लग चुके हैं, कितना फ्रॉड कर चुका है, उसका सारा वजूद फ्रॉड पर निर्भर है, ड्रग माफियागिरी पर निर्भर है। उस आदमी को अदालत यह संरक्षण देता है कि इस आदमी का कोई नाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? फिर वो कत्ल करेगा, वो चोरी करेगा, वो डाका डालेगा, वो कोई भी अपराध करेगा, उस पर मुकदमा चलेगा, तो क्या बिना नाम का चलेगा? या फिर उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसकी कोई जांच नहीं होगी? अदालत क्या साबित करना चाहता है और क्या साबित किया, ऐसा बोल करके उसका जिन जिन लोगों ने नाम लेकर के वीडियो बनाए थे वो सारे डिलीट करने पड़ रहे हैं, और डिलीट करने का फरमान एक अदालत देता है, तो उस अदालत की कितनी गरिमा बची है यह आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मेरे दोस्त, यह कैसे हो सकता है कि चोर को भी अदालत संरक्षण देता है और इस तरह से कि उसका नाम मत लो? यह कैसे हो सकता है? एक ड्रग माफिया को अदालत संरक्षण देता है इस तरह से कि उसका नाम जहां लिखे हो मिटा दो, जहां बोले हो डिलीट कर दो। कमाल की बात है। क्या ऐसी सुविधा सबके लिए उपलब्ध है? एक आम आदमी के लिए उपलब्ध है, या विपक्ष के लिए ही उपलब्ध है, या विपक्ष के नेता के लिए ही उपलब्ध है, या दूसरे और व्यापारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है? वो बैंक लूट लेगा, वो देश लूट लेगा, वो कुछ भी कर देगा, उसका कोई नाम नहीं ले। ये क्या मतलब हुआ और ये क्या आदेश हुआ? ये देश की जुडिशरी का मजाक नहीं तो क्या है? और जुडिशरी के जर्जर होने का प्रमाण नहीं तो क्या है? अब आप समझ गए होंगे जो मैंने कहा। मेरे दोस्त, अब चुनाव आयोग में हो रही चोरी,
जो वोट चोरी को इसे 2 मिनट में बताते हुए फिर आपको भारत के स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके बारे में 2-5 मिनट आपसे शेयर करेंगे। मेरे दोस्त, चोरी हो रही है, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। चोरी की जा रही है, राहुल गांधी ने यह भी साबित कर दिया। चोरी टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही है, यह भी राहुल गांधी ने साबित कर दिया। वैसे हाइड्रोजन बम बाकी है, और नरेंद्र मोदी को हाइड्रोजन बम के बाद बैठने की, खुद भी नरेंद्र मोदी बैठने की ना तो हिम्मत जुटा पाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और ना ही नरेंद्र मोदी इस काबिल बचेंगे कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकें। यानी उनकी सदस्यता ही चली जाएगी तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे। दूसरी बात, हाइड्रोजन बम फटने के बाद तो नरेंद्र मोदी कहां होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुत जल्द फटने वाला है, तैयारी हो चुकी है, सबूत जुटाए जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन तैयार है, यहां तक कि कहां ये बम फोड़ा जाएगा वो भी तैयार है, कहां को मुद्दा बनाया जाएगा, खास करके नरेंद्र मोदी के बनारस, जहां उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। इस बार का बम, हाइड्रोजन बम, बनारस के चुनाव पर फूटेगा, तो इसके बाद बचना तो मोदी का मुश्किल ही होगा। अगर इज्जत से अब तक चले गए होते या अभी भी चले जाएं तो शायद थोड़ी इज्जत बची रह जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं हैं। एक लूटने वाला लुटेरा इतने आसानी से लूट अपनी बंद करके चुपचाप नहीं जा सकता, तो नहीं जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन रही बात चुनाव आयोग में लूट की, मेरे दोस्त, राहुल गांधी ने जो साबित किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका सार ये निकल के आता है कि चुनाव आयोग चोर को बचाने की मदद कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। और चुनाव आयोग खास करके ज्ञानेश कुमार पर अगर ये बात फिक्स कर दी जाए तो ज्ञानेश कुमार चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चोर की पर्दादारी कर रहे हैं, चोर को छुपाना चाहते हैं, चोरी को छुपाना चाहते हैं। यह अपराध तो ज्ञानेश कुमार का है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की उत्पत्ति, यानी उनको इस पद पर लाया ही इसलिए गया है कि चोरी को छुपाना है, चोरी में मदद करनी है, वोट चोरी में मदद करनी है। गलत सरकार, नाजायज सरकार, गलत तरीके से बनाई गई सरकार, चोरी की बनाई गई सरकार को बचाना है। इसी काम के लिए ही ज्ञानेश कुमार को लाया गया। अब आप सोचिए, ज्ञानेश कुमार इस समय चुनाव आयोग के प्रमुख नहीं होते, चुनाव आयोग के प्रमुख नहीं होते अगर सुप्रीम कोर्ट को चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव आयुक्त की चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया होता। तो ज्ञानेश कुमार को चुनने के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया गया। यानी चोरी करने के लिए, चोर के दलाल की नियुक्ति करने के लिए ही तो यह बनाया गया, कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया है। अपने ही दो आदमी, एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री, यानी बहुमत उनका, यानी वो जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट करेंगे। यह सारा बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि चोरी करनी थी और उस चोरी को छुपाना था। यहां भी क्लियर हो गया, यानी चोरी हो रही है, चोरी करने की पूरी तैयारी की गई है, तो चोरी से इनकार किस बात का? अभी इनकार नहीं करेंगे जब पूरा देश, पूरे देश का युवा, पूरे देश 140 करोड़ लोग जब सड़क पे उतरेंगे तब तो मानना ही पड़ेगा। भारत में नेपाल जैसा नहीं होगा, भारत के चोरों के साथ वो नहीं होगा जो नेपाल में हुआ, लेकिन ये तो होगा ना कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देश जब किसानों की तरह सड़क पर बैठेगा दिल्ली को घेर कर, तब तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, होना ही पड़ेगा। अब इसको समझिए, मैंने कहा चोर को बचाने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, और इसीलिए उनको लाया गया। वो बचे रहे, उन पर कोई मुकदमा ना हो, उनको कोई घसीट ना ले कोर्ट में, इसके लिए ही तो चुपचाप एक कानून पास किया गया कि चुनाव आयोग पर कोई एफआईआर ही नहीं हो सकता। यानी चोर ने चोरी की पूरी तैयारी की। तो चोर कौन है?
बताने की जरूरत है, इसके बाद भी बताने की जरूरत है। मेरे दोस्त, चोर चुनाव आयोग नहीं है। चोर को बचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चोर को चोरी करने की सुविधा उपलब्ध कराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। जैसे पूरे सिस्टम को हैक करके नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा, जब राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तुरंत चुनाव आयोग सामने आकर बोलता है यह ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी कहता हूं ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, यह ऑनलाइन तो हुआ ही नहीं है। यह तो डायरेक्ट चुनाव आयुक्त के आदेश पर चुनाव आयोग के सर्वर को अपलिंक किया गया चोरों के सर्वर से, यानी चोरों के सर्वर को एक्सेस दिया गया चुनाव आयोग के सर्वर का, जिसमें चोर घुस करके अपने सॉफ्टवेयर और अपने सर्वर के जरिए ये सारे बदलाव कर रहे, जिसका नाम चाहे निकाल रहे, जिसका नाम चाहे डाल रहे। फॉर्मेलिटी के लिए वो सारे फॉर्म को फिल कर देते हैं, जो सबका सब उसमें नकली है। कहने का मतलब कि चुनाव आयोग की सहमति से, सहयोग से और एक्सेस देने से चोर सर्वर में अपलिंक करता है और जितना जिसका जो डिलीट करना है वो डिलीट करता है, और फिर लगातार वो काम ये कर ही रहा है। अभी भी उसके सॉफ्टवेयर को, यानी हैक जो चोर की टीम है, उसका अपलिंक अब भी चुनाव आयोग के अंदर, चुनाव आयोग के सर्वर में लगातार है, होगा, और आगे भी ये काम जारी है, हो रहा है। बात हैकर्स की नहीं है। अगर हैकर्स की होती तो चुनाव आयोग अब तक हाय तौबा मचाता या कोर्ट अदालत जाता या उसको रोकने की प्रक्रिया में शामिल होता, जो कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब चुनाव आयोग खुद परमिशन दे रहा है एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अंदर आने के लिए, घुसने के लिए। मैंने कल ही बता दिया था कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने का काम इजराइल करता है, इस तरह की स्पाईवेयर बनाने का काम खास करके इजराइल करता है, और वो नरेंद्र मोदी को पेगासस दे चुका है। और पेगासस का ही एक इंटरिम टूल ये हो सकता है जिसके जरिए चुनाव आयोग के सर्वर में जाकर के और विपक्ष के वोटर्स को डिलीट करने की प्रक्रिया को पूरी की जा रही है, जिसे चुनाव आयोग चुपचाप एंट्री दे रहा है, यानी एक्सेस दे रहा है। यानी चुनाव आयोग चोर नहीं, लेकिन चोर को बचाने की भी और चोर को चोरी करने देने की प्रक्रिया में भी शामिल है। चुपचाप बैठ करके चोरी होते देख रहा है। यानी अगर चोर को दरवाजा खोल के दे रहा है, आइए घुसिए और यहां जो भी चोरी करना है ले जाइए, हम आपका नाम नहीं बताएंगे और जो नाम बोलेगा उसको ही हम हड़काएंगे, ये इसका सार है मेरे दोस्त। तो फिर चोर कौन है? अब इसके बाद भी आपको बताने की जरूरत है। चोर वो है जिसको इस चोरी की जरूरत है। तो जरूरत किसको है? नरेंद्र मोदी को। चुनाव जीतना है, सरकारें बनानी है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे चोरी करनी हो, चाहे डकैती डालना हो, चाहे लोगों को मारना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है। खुद भी फंस गए थे। 6 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। चुनाव आयोग का सर्वर बंद करके इनको आगे किया गया और फिर डिक्लेयर कर दिया गया कि मोदी जीत चुके हैं, जबकि हार चुके थे। बात तो यही है, और इसी पर हाइड्रोजन बम फूटेगा। चुनाव आयोग तब क्या जवाब देता है, यह चुनाव आयोग को का देखना होगा, और मोदी किस मुंह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हैं यह भी देखना होगा। और हाइड्रोजन की बम के बाद अभी तक चुनाव आयोग का इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। लेकिन हाइड्रोजन बम के बाद, यानी बनारस की सीट के खुलासे के बाद, यानी नरेंद्र मोदी के चोरी, सीधे उनके अपने सीट की चोरी के बाद कांग्रेस सीधे अदालत जाएगी। उसके बाद इंतजार नहीं करेगी, युवाओं को और तेजी से आह्वान करेगी और युवा सड़क पर उतरेंगे। नरेंद्र मोदी को बाहर, उस कुर्सी से बाहर बिठाएं, खींचकर उतारेंगे, या नरेंद्र मोदी खुद उतरेंगे, या कानूनी प्रक्रिया के जरिए उतारा जाएगा। नरेंद्र मोदी का जाना तय है, जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब तक बेहया बनकर उस कुर्सी पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इमरजेंसी लगा सकते हैं देश पर युद्ध थुपवा सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है भारत पर चढ़ाई करने के लिए। यह बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन इस तैयारी के बारे में भी मैं अब 2 मिनट में वो भी बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त। तो चोरी की बात क्लियर है। वोट चोरी चुनाव आयोग सरहिया देकर, चुनाव आयोग खुद दरवाजा खोल के लोगों को
मतलब चोरों को कह रहा है वोट चोरी करो, माने जो विपक्ष के वोट हैं उसको डिलीट करो, वोट ही ना देने पाए। या फिर जब सीधे वोट चोरी में ही, लोगों के वोट देने में ही इतनी बड़ी धांधली की जा रही है, इतना बड़ी चोरी की जा रही है, तो फिर ईवीएम क्या है? ईवीएम को तो आराम से हैक किया जा सकता है, और जरूरत क्या है? चुनाव आयोग खुद ही बदल करके दूसरा ईवीएम रख देगा गिनती के लिए, और हो ही रहा है। यही बात तो मैं पहले से ही कह रहा हूं। अब आते हैं मेरे दोस्त इस मुद्दे को, यह मुद्दा क्लियर हो चुका है, यह बात बिल्कुल साफ है। बीजेपी में खलबली मची हुई है, नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आ रही है, कब कुर्सी चली जाए पता नहीं। अगर इस आपाधापी में कुर्सी गई तो जेल तय है। इज्जत से अगर गए मार्गदर्शक मंडल में तो शायद यह देश माफ भी कर दे। चलिए अब इस बात को छोड़ करके आगे चलते हैं। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि ट्रंप बुरी तरह से हाथ धोकर, नहा धोकर, नंगा होकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। भारत पर अगर वो 50%, 25% और फिर 25%, 50% टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, तो वो नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के, उसे भी पता है कि नरेंद्र मोदी जो तेल बाहर से खरीदे, रूस से खरीदे, उसका फायदा देश की आम जनता को नहीं हुआ है। वो तो उसका मोदी का मित्र बेच करके दूसरे देशों को पैसा कमाया है, उसके लिए उसकी कीमत देश चुका है टैरिफ के रूप में। ये ट्रंप को भी पता है। टैरिफ ट्रंप हट जाएगा, टैरिफ का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नरेंद्र मोदी। ट्रंप से जो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती और दुश्मनी है, उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है, और अब तो मामला बहुत गंभीर हो रहा है। अब इसको समझिए मेरे दोस्त, भारत को ले लीजिए। भारत पर जो भी भारत के आसपास घटनाएं घट रही हैं, या भारत पर जो भी हो रहा है, वो ट्रंप के कारण, ट्रंप के जरिए, ट्रंप के इशारे पर, यहां तक कि पहलगाम भी ट्रंप के इशारे पर हुआ था। पाकिस्तान और भारत का युद्ध भी ट्रंप के इशारे पर हुआ था। शांति समझौता मतलब युद्ध विराम भी ट्रंप के कहने पर ही हुआ, या धमकाने पर हुआ, या डराने पर हुआ नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी डर गए, ये मानने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, उनका वही डीएनए है, डरने वाला ही। वो बहादुर नहीं। अगर बहादुर होते तो 50 बार बेइज्जत किया ट्रंप संसद में तो बोल ही सकते थे, पूरा देश उनके साथ था कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतना तक जो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो युद्ध क्या करेगा। युद्ध एक समझौतावादी युद्ध था। पाकिस्तान को बता दिया गया, हम आपके यहाँ हमला करने के लिए सेनाएं, हवाई जहाज वगैरह भेज रहे हैं, आप शांत रहिएगा, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। फिर भी पाकिस्तान ने 4-5 विमान मार गिराया, ये भी ट्रंप ने ही बताया। चलिए ये भी मान लीजिए। मेरे दोस्त, जो भी परिस्थिति है इस समय, पाकिस्तान को जैसे इजराइल को वरदहस्त हासिल है अमेरिका का, उसी तरह से अब पाकिस्तान को भी हो चुका है। पाकिस्तान बड़े बड़े मंचों पर इज्जत पा रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान का समझौता, सैन्य समझौता सऊदी अरब से करवा दिया, ट्रंप ने ही करवाया। इधर नेपाल में ट्रंप ने, कहते हैं कि अमेरिका की ही चाल है, CIA की ही चाल है, जो ट्रंप नेपाल में तख्ता पलट हुआ, तो निश्चय ही नेपाल में भी अपनी वजूद को आगे बढ़ा करके, अपनी हैसियत को आगे बढ़ा करके, अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ा करके ट्रंप नेपाल के जरिए भी घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को, यानी मोदी को। उधर बांग्लादेश में आपको पता ही होगा कि अब तो अमेरिका की सेना बांग्लादेश में उतर चुकी है, अड्डे बना रही है, और अब ये युद्धाभ्यास का तो बहाना है। उधर पाकिस्तान ने तो एयरबेस दे ही दिया है, पाकिस्तान में अमेरिका की सेना रहेगी ही रहेगी। इस बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे हमला करेगा, सीधे सैन्य के रूप में लड़ेगा। अब सऊदी अरब से करवाया तो अपने से भी समझौता कर लेगा, उसे UN में भी बिठा देगा पाकिस्तान को। यह सब कुछ ट्रंप नरेंद्र मोदी से खुंदक उतारने के लिए कर रहा है। म्यांमार में ट्रंप की दखलंदाजी, यानी अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ी रही है। इधर श्रीलंका में छा ही रहा है अमेरिका, इन किन प्रकारण, फंड दिलवा करके या किसी और तरीके से। आप समझिए, भारत को ट्रंप पूरी तरह से घेर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी को ट्रंप पूरी तरह से घेर रहा है। भारत को यह तय करना है कि नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका से भारत युद्ध करेगा, अपने आप को खत्म और बर्बाद करेगा, या नरेंद्र मोदी को हटा करके इस शीत युद्ध को खत्म करेगा। यही ट्रेड डील है।